हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा बैंकिंग है। बैंकिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन है जिसका नाम है साख निर्माण की प्रक्रिया, मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये साख निर्माण की प्रक्रिया, मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया का साधारण शब्दों में अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बैंक के पास पैसा कम जमा होता है लेकिन बैंक उसका कई गुना ज्यादा लोगों को लोन दे देता है। तो क्या ये चीज संभव है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि बैंक के पास मान लो 1 लाख रुपए जमा है लेकिन बैंक उसका कई गुना यानी कि 7 लाख या 8 लाख लोगों को लोन दे देता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं लोगों को 7-8 लाख रुपए का लोन कैसे दे सकता हूं? यह काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस काम को बैंक करता है और इस बैंक के इसी कार्य को हम कहते हैं कि बैंक साख निर्माण की प्रक्रिया या मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया करता है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है आपके 12th क्लास के अंदर 4 नंबर का सीधा सीधा आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अगर आप इस तरीके से इसको लिखोगे, इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक भी नंबर एग्जाम के अंदर नहीं कटेगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या समझना है? सबसे पहले समझना है कि व्यापारिक बैंक यानी वाणिज्य बैंक जो होते हैं मांग जमाओं के रूप में। तो ये मांग जमा क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब लोग बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और उस पैसे को चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या अन्य माध्यम एटीएम कार्ड वगैरह के द्वारा बैंक से निकलवाया जा सकता है तो उसे हम मांग जमा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, मांग जमा वो जमा होती है जो बैंक में जमा करवाने के बाद आसानी से निकाली जा सकती है, के रूप में मुद्रा का सर्जन करती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये लिखना है कि जो मुद्रा पूर्ति का निर्माण है बैंक किन जमाओं के रूप में करता है? मांग जमाओं के रूप में करता है। ये स्टेप 1 में याद रखना है। आइए दूसरी लाइन समझते हैं। बैंक अपने जमाकर्ताओं की नकदी की मांग को पूरा करने के लिए मांग जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य रूप से नकदों के रूप में रखते हैं और शेष राशि उधार पर देते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? वैध कोष अनुपात कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे हम कह देते हैं LRR। आइए जरा हम समझते हैं कि बैंक क्या काम करता है। बच्चों ध्यान से समझना। मान के चलो एक व्यक्ति ने बैंक के पास 1000 रुपए जमा करवाए। कितने रुपए जमा करवाए? 1000 रुपए। तो जो व्यक्ति बैंक में 1000 रुपए जमा करवा रहा है तो क्या वो 1000 रुपए जमा करवाने के बाद अपने पैसे भूल जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। आज उसने 1000 रुपए जमा करवाए, कल होके बैंक से वो जाकर निकलवा भी सकता है या कुछ पैसे लेने के लिए भी पहुंच सकता है। 1000 ना निकलवाए 100 रुपए, 200, 300, 400 रुपए तो निकलवा ही सकता है। इसी तरीके से बैंक के पास बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं, यानी बहुत सारे लोग पैसा जमा करवाने वाले होते हैं। तो बहुत सारे लोग बैंक में जाकर पैसा जमा करवाते हैं। बैंक क्या करता है कि एक अंदाजा लगाता है कि भाई एक दिन के अंदर मेरे पास कितने लोग पैसे निकलवाने के लिए आ सकते हैं। बैंक अंदाजा लगाता है, ध्यान से समझना। बैंक अंदाजा लगाता है कि जितने लोगों ने मेरे पास पैसा जमा करवाया है उसमें से कितने पैसे लोग निकलवाने के लिए आ सकता है। देखो बैंक के पास तो डेली का बैंक का यही काम है, तो बैंक को इस चीज का एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि कितने लोग हमारे बैंक में हैं, कितने लोग अकाउंट होल्डर है जो एक दिन में हमारे पास पैसे निकलवाने आ सकते हैं। तो बैंक ने अंदाजा लगाया कि जितना पैसा जमा है उसका 10% लोग पैसे निकलवा सकते हैं। तो बैंक क्या करेगा भाई? इस 1000 रुपए में से इसका 10% यानी 100 रुपए अपने पास रख लेगा, बाकी के 900 रुपए क्या करेगा? ऋण पर लोगों को दे देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही तो बैंक के काम करने का तरीका होता है। तो बस इसी चीज को हमें अब इस एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझना है। अच्छा, बैंक जो अपने पास रख लेता है उसको हम सिंपल कहते हैं LRR। अब LRR के अंदर भी 2 तरीके के रिजर्व आते हैं, एक आता है CRR, एक आता है SLR। तो CRR जाता है RBI के पास और जो SLR होता है वो बैंक अपने पास रखता है। तो ये चीजें हम बाद में आपको समझाएंगे जब इस टॉपिक पे हम जाएंगे, अभी फिलहाल इतना नहीं समझना। अभी मैंने आपको दूसरी लाइन में मैंने आपको क्या बताया? दूसरी लाइन का मतलब ध्यान से समझो, बस इसी में कंसेप्ट छुपा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया? बैंकों के पास जितना भी पैसा लोग जमा करवाते हैं बैंक उसका कुछ प्रतिशत अपने पास रखता है और बाकी का सारा पैसा क्या कर देता है? ऋण पर दे देता है। जो प्रतिशत वो अपने पास बैंक रख लेता है, होल्ड कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? LRR। क्या कहते हैं? LRR। इसको हिंदी में कहते हैं वैध कोष अनुपात। ठीक है, तो दूसरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो तीसरी लाइन को हम समझ लेते हैं। तो तीसरी लाइन के अंदर कह रहा है कि कुल मुद्रा निर्माण इक्वल टू में नगद कोष इनटू में LRR।
तो ये वाली जो बात है ना, ये आपको तब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी जब मैं आपको ये वाला एग्जांपल समझा दूंगा। ये तरीका है कि कुल मुद्रा निर्माण कितना करा है बैंक ने, इसको निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को मैं वेरीफाई करवाऊंगा जब मैं इस एग्जांपल को समझा दूंगा। आइए अब ध्यान से हम इस उदाहरण को समझते हैं, क्योंकि ये उदाहरण अगर आपने समझ लिया तो ये बातें भी समझ में आ जाएंगी, ये सारी बातें भी बिल्कुल की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पर जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर काम कर रहा हूं। आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल लिखना है, आप अमाउंट आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये मान के चलना है। देखो मान के चलता हूं एक व्यक्ति बैंक में, सबसे पहले एक व्यक्ति बैंक में 1000 रुपए जमा करवाता है। ध्यान से समझना सारे बच्चे, एक व्यक्ति बैंक के अंदर 1000 रुपए जमा करवाता है, ठीक है। तो बैंक इसका क्या करेगा, 10%, मैं मान के चल रहा हूं। देखो ये वाला जो रेट है ना, ये आरबीआई डिफाइन करता है, आरबीआई बताता है कि एलआरआर का रेट क्या होगा। आरबीआई इस रेट को अलग अलग टाइम पर इसको चेंज भी करता रहता है, तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है। हमें अभी, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आरबीआई ने अभी एलआरआर कितना तय कर रखा है, 10% तय कर रखा है। तो देखो एक व्यक्ति जब 1000 रुपए जमा करवाएगा तो बैंक इसका 100 रुपए, यानी कि 1000 का 10% 100 रुपए अपने पास रख लेगा, बाकी के 900 रुपए क्या कर देगा, उधार पर दे देगा। बताइए, पहली लाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ध्यान से समझना। अब जो अगली लाइन मैं आपको समझाने वाला हूं, कभी भी याद रखना कि जो बैंक ये 900 रुपए उधार देगा, ये कभी भी कैश में नहीं देगा, ये बात ध्यान रखनी है। बैंक कभी भी ऋण को कैश में नहीं देता, बल्कि क्या करता है, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है उसका एक अकाउंट खोलता है बैंक के अंदर, और उस अकाउंट के अंदर उस पैसे को जमा करवा देता है। यानी जो ये ऋण लेने वाला व्यक्ति है, इसको कैश में पैसा कभी नहीं मिल सकता, यानी इसके नाम का अकाउंट खुलेगा और बैंक में 900 रुपए जमा हो जाएंगे। अब वो 900 रुपए जमा, देखो अब जनरली होता भी क्या है कि जब सारे लोग लोन लेते हैं, मान के चलो मेरा घर बन रहा है, मैंने लोन लिया, तो मैं क्या करूंगा, उस लोन का इस्तेमाल एक बार नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, उस पैसे को धीरे धीरे बैंक से निकलवाऊंगा जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी। बस बैंक इसी चीज का फायदा उठा लेता है। जैसे बैंक के अंदर वो 900 रुपए जमा हुए, तो बैंक ने क्या करा, इस 900 रुपए को भी बैंक ने अपने पास जमा कर लिया। क्या कर लिया, जमा कर लिया। तो बस यही चीज समझना है कि एक व्यक्ति ने जब 1000 रुपए जमा करवाए तो बैंक उसका 100 रुपए अपने पास रखेगा, 900 रुपए उधार देगा, लेकिन ये उधार कभी भी कैश में नहीं देगा, उसके नाम का अकाउंट खोलेगा, उसके नाम का खाता खोलेगा और फिर से उसमें 900 रुपए जमा करवा देगा। तो मुझे बताइए बैंक में फिर से कितने रुपए जमा हो गए, 900 रुपए। ध्यान से रखना बच्चों, इसको, ये जो सबसे पहले पैसे जमा किए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक जमा। क्या कहते हैं, प्राथमिक जमा। और उसके बाद जितने पैसे बैंक में जमा किए जाते हैं उसको हम कहते हैं गौण जमा। तो बैंक में फिर से कितने रुपए जमा हो गए, 900 रुपए जमा हो गए। बैंक क्या करेगा, देखेगा फिर से 900 रुपए आए हैं, बैंक इसका फिर से 10% यानी 90 रुपए अपने पास रख लेगा, और उसके बाद बाकी जो बच गए वो 810 रुपए, यानी 900 रुपए जमा हुए थे, 90 रुपए बैंक अपने पास रखेगा, 810 रुपए फिर से ऋण दे देगा। इसे हम कहते हैं, फिर से क्या कर देगा, इसको ऋण दे देगा। इस ऋण को बैंक फिर से क्या करेगा, कैश में नहीं देगा, बल्कि उस ऋणी का खाता खोलेगा और उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो फिर से बैंक में कितने रुपए जमा हो गए, 810 रुपए। देखो फिर से जमा हो गए 810 रुपए का, फिर से बैंक 10% अपने पास रखेगा और बाकी का सारा क्या कर देगा, ऋण दे देगा। अब देखो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि, ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे सारे अमाउंट लास्ट में जाकर क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ये जमाएं जब तक चलती रहेंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से समझना, अब हम एग्जाम के अंदर इतना सारा तो लेके नहीं जा सकते भाई, इतना आगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा है कि अब भाई हम नीचे कितना लिखें, टोटल जमाएं कितनी होंगी हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो कुल मुद्रा निर्माण का फॉर्मूला क्या है, नगद कोष। तो नगद कोष में आपने सबसे पहले प्राथमिक जमा कितनी करी थी, 1000, इंटू में एलआरआर का रेट कितना है आपका 10%, तो 1 में ये रहा 10%। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 इंटू में 100/10 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 10,000। तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला अमाउंट तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि भाई 10,000 का हम सीधा बोल सकते हैं, 10,000 का 10% यहाँ पर आप 1,000 कर सकते हो, और जो बाकी बच गए वो 9,000 यहाँ कर सकते हो। तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टेबल की समरी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने बताया कि बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा किया जाता है, बैंक क्या करता है, उसका कुछ प्रतिशत अपने पास रखता है, बाकी सारा ऋण दे देता है,
ठीक है। बैंक कभी भी ऋण कैश में नहीं देता, बैंक ऋणी का खाता खोलता है और उसके अंदर सारा पैसा जमा कर देता है। तो बैंक ये मान के चलता है कि फिर से वो पैसे जमा हो गए, जिसे हम गूंज जमा कहते हैं। बैंक फिर से उसका क्या कर देता है, फिर से उसको ऋण पे दे देता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक कि जीरो ना हो जाए। तो हम इसकी कैलकुलेशन ज्यादा आगे तक नहीं कर सकते, तो मैंने बोला इसको निकालने का तरीका क्या है। इसको निकालने का तरीका देखो, कुल मुद्रा निर्माण निकालने का तरीका है नगद कोष सबसे पहले कितना जमा करवाया था, 1000 इंटू में 1/LRR। तो LRR का रेट कितना था, 10%। तो इसको कैलकुलेट करा, ये आ गया 10,000। तो यहां लिखेंगे 10,000। अब देखो LRR कितना, 10,000 का 10%, यानी कि ये 10% हमने ट्रांसफर कर दिया 1000। तो बस 10,000 में से 1000 माइनस करके वैसे ही लिख दो आप 9,000 रुपए। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब इस टेबल की मदद से कुछ निष्कर्ष निकालना है, ये भी एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है। ऊपर की तालिका के अनुसार अब हमने क्या लिखा, माना बैंक 1000 रुपए की जमा प्राप्त करता है। सबसे पहले बैंक ने कितने रुपए की जमा प्राप्त करी, 1000। देखो हम ये मान रहे, ये एग्जांपल हम मान रहे। अब जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही टेबल बनाओ, आप कुछ अलग टेबल भी बना सकते हो, अमाउंट अलग भी ले सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप करना। LRR का रेट भी आप 5% ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमने लिखा माना बैंक 1000 रुपए की जमा प्राप्त करता है और LRR का रेट कितना है, 10%। ये हम मान के चल रहे हैं। बैंक प्राथमिक जमा का 10% LRR में रखकर शेष राशि 900 रुपए उधार दे देता है। देखो मैंने यही करा, जो सबसे पहले 1000 रुपए जमा हुए थे उसका 10% मैंने यहां पे रखा, बाकी सारा ऋण पे दे दिया। अगली लाइन में कहता है बैंक उधार नगद में ना देकर, बैंक कभी भी उधार नगद नहीं देता बल्कि कर्जदारों का खाता खोलकर ऋण खाते में हस्तांतरण कर देता है, जिससे वह राशि पुनः बैंक में जमा हो जाती है। इस प्रकार बैंक उस राशि को दोबारा ऋण देने में इस्तेमाल कर लेता है। तो बस इसी बात से क्या होता है कि भाई साख निर्माण की प्रक्रिया बन जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा 4 नंबर का। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले स्टेप 1 में मांग जमाओं के बारे में लिखना है, क्योंकि मांग जमाओं की मदद से ही साख निर्माण होता है। दूसरे नंबर के स्टेप में क्या करना है, दूसरे नंबर के स्टेप में हमारे को ये बताना है कि भाई बैंकों के पास जितना पैसा जमा होता है, बैंक उसका कुछ पैसा अपने पास रखता है, बाकी ऋण दे देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, LRR। उसके बाद ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। उसके बाद ये बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया इसी के नंबर आपको मिलेंगे ज्यादा, ठीक है। तो ये टेबल आप बनाओगे अपने हिसाब से मानकर और नीचे ये 2 लाइनें लिखोगे, पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको समझाया साख निर्माण की प्रक्रिया या मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया व्यावसायिक बैंक कैसे करती है, ठीक है।